नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर के टॉप हेडलाइन। यूपी की सबसे साफ हवा काशी में, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में प्रदूषण ज्यादा, यहां हवा बहुत ही खराब। कानपुर की 3 फैक्ट्रियों को बंद करने का नोटिस जारी, यूपीपीसीबी ने बढ़ते प्रदूषण के बाद की कार्रवाई, 117 होटलों को एनओसी लेने के लिए निर्देश। और ज्ञानवापी महाशनिवार गौरी केस की सुनवाई आज, कमीशन की कार्रवाई आगे बढ़ाने की मांग पर मस्जिद कमेटी को दाखिला करने के है आपत्ति। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। ठंडक बढ़ने के साथ यूपी में प्रदूषण की स्थिति बदतर होती जा रही है। हालांकि आज उत्तर प्रदेश की सबसे साफ हवा वाराणसी की रही। यहां आज सुबह का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 103 अंक दर्ज किया गया। वहीं यूपी की सबसे खराब हवा ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में रही। इनके AQI 356 और 340 रहे। वाराणसी में आज सबसे साफ हवा अर्दली बाजार में दर्ज की गई। यहां का AQI 91 अंक, तो वहीं दूसरे स्थान पर BHU कैंपस रहा। यहां का AQI 93 अंक दर्ज किया गया। सबसे प्रदूषित हवा बेलपुर में बह रही है। यहां का अंक 124 और मलदहिया AQI 105 अंक के साथ दूसरा सबसे प्रदूषित इलाका रहा। BHU के पर्यावरणविद डॉक्टर कृपाराम ने बताया कि ठंड में तापमान नीचे आने के साथ ही प्रदूषण का ग्राफ ऊपर उड़ता जाएगा। वाराणसी में स्थिति काफी ठीक है। दिल्ली और वेस्ट यूपी में तो प्रदूषण की वजह से धुंध ही छाई रहती है। वाराणसी में ठंड अब कंपाने लगी है। आज सुबह का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं मंगलवार को यह न्यूनतम 16 डिग्री तक पहुंचा था। कोहरा, धूप और ओस नहीं पड़ रही है। यहां तक हवा भी बंद है। रात में बाइक से आने जाने वाले अब बिना गर्म कपड़े के नहीं चल रहे हैं। रातों में कंबल के बाद अब रजाई का भी इस्तेमाल होने लगा है। देर शाम और सुबह ठंड के मारे लोग घरों में रह रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि आने वाले सप्ताह भर में मौसम साफ रहेगा। कोहरा और हवा चलने की भी उम्मीदें न के बराबर है। जल्दी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते आने वाली पछुआ हवा पारा को 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का सकती है। कानपुर में ठंड के साथ तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि यूपीपीसीबी और एनजीटी ने एक्शन शुरू कर दिए हैं। पनकी की 3 फैक्ट्रियों को बंद करने की संस्तुति कर दी गई है। वहीं जर्जर सड़कों और गड्ढों के कारण उड़ रही धूल को रोकने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नगर निगम, पनकी थर्मल प्लांट, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई को नोटिस जारी किए गए हैं। यूपीपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी अमित मिश्रा ने बताया कि NHI नगर निगम, पनकी थर्मल प्लांट, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई और 117 होटलों को नोटिस दी गई है। निर्देश न माने तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह, सचिव आशीष तिवारी और सदस्य सचिव अजय कुमार शर्मा ने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सख्ती के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर यूपीपीसीबी ने पनकी स्थित तनेजा टार प्रोडक्ट, शोभित केमिकल प्राइवेट लिमिटेड और अग्रवाल ऑयल रिफाइनरी को बंद करने की यूपीपी मुख्यालय से संस्तुति कर दी है। इन विभागों को दी नोटिस गड्ढा युक्त सड़कों के कारण NHAI के HN2 लॉन और NH91 को नोटिस दी गई है। निर्माणाधीन 20 MLD CETP सीवर लाइन STP को लेकर गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई ग्रामीण, निर्माणाधीन पनकी थर्मल प्लांट को धूल नियंत्रण उपाय न किए जाने के दृष्टिगत नोटिस दे दी गई है। इसके अलावा शहर के 117 होटलों को भी नोटिस थमाई गई है। आदेश का एक हिस्सा दूसरे विभाग को पूरा करना है। यूपीपीसीबी ने अपने अधिकार क्षेत्र वाले बिंदुओं से संबंधित नोटिस देते हुए 1 सप्ताह के अंदर NOC लेने को 1 सप्ताह में ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश दिए हैं।
ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई आज वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में चल रही है। आज ज्ञानवापी परिसर में एडवोकेट कमिश्नर की कमीशन की कार्रवाई आगे बढ़ाने की मांग पर सुनवाई चल रही है। इससे पहले बीती 21 अक्टूबर को कोर्ट ने मां श्रृंगार गौरी केस में पार्टी बनने के लिए दी गई सभी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था। इसके अलावा ज्ञानवापी परिसर में कमीशन की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए वादी हिंदू पक्ष की मांग पर कोर्ट ने सुनवाई की थी। वादी पक्ष की मांग पर प्रतिवादी अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के एडवोकेट के द्वारा आपत्ति न दाखिल करके समय मांगा गया था। इस पर कोर्ट ने 100 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इसके साथ ही केस की सुनवाई की अगली डेट 2 नवंबर फिक्स कर दी गई थी। वादिनी महिलाओं ने ज्ञानवापी में बीती 16 मई को मिले कथित शिवलिंग की पूर्वी दीवार और नंदी के मुंह के सामने वाले तहखाने की उत्तरी दीवार को हटाकर कमीशन की कार्रवाई आगे बढ़ाने की मांग की है। साथ ही ज्ञानवापी में बैरिकेडिंग की पश्चिमी दीवार के बंद दरवाजे को तोड़कर एडवोकेट कमिश्नर को कमीशन की कार्रवाई करने का आदेश देने की मांग कोर्ट से की गई है। वादिनी महिलाओं की ओर से कोर्ट में यह एप्लीकेशन बीती 17 मई को ही दाखिल की गई थी। वहीं वादिनी राखी सिन्हा द्वारा दाखिल एप्लीकेशन पर भी कोर्ट आज सुनवाई कर रही है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से कारमाइकल लाइब्रेरी में मिली गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति को संरक्षित करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि अगस्त 2021 में विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन के नेतृत्व में दिल्ली की राखी सिंह और वाराणसी की सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक और लक्ष्मी देवी ने सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया था। पांचों महिलाओं ने मांग की थी कि ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के मंदिर में नियमित दर्शन पूजन की अनुमति मिले। इसके साथ ही ज्ञानवापी परिसर स्थित अन्य देवी देवताओं के विग्रहों की सुरक्षा के लिए मुकम्मल इंतजाम हो। कोर्ट ने मौके की स्थिति जानने के लिए कमीशन गठित करते हुए अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त करने और 3 दिन के अंदर पैरवी का आदेश दिया था। इसके विरोध में अंजुमन इंतेजामिया मस्जिदिया कमेटी का कहना था कि मां श्रृंगार गौरी केस सुनवाई के योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में वाराणसी के जिला जज की कोर्ट ने आदेश दिया कि मां श्रृंगार गौरी केस सुनवाई योग्य है। डेंगू का प्रकोप प्रयागराज में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जब जनपद में डेंगू मरीजों की संख्या 900 के ऊपर हो गई है, यह स्थिति है कि सिविल लाइन स्थित YMC स्कूल एंड कॉलेज में कई शिक्षकों को डेंगू हो गया है। 3 शिक्षक यहां के आईसीयू में भर्ती हैं। लिहाजा मैनेजमेंट ने स्कूल को अनिश्चितकालीन समय के लिए बंद कर दिया गया है। विद्यालय के 7 शिक्षक डेंगू से पीड़ित हैं। इनमें से 8 शिक्षक के परिवार में भी डेंगू ने पांव पसार लिए हैं। स्कूल में 15 शिक्षकों के अनुपस्थित रहने के कारण पठन पाठन की व्यवस्था चरमरा गई है। इसके कारण स्कूल को बंद कर दिया गया है। शिक्षकों की उपस्थिति सामान्य रहने के बाद ही स्कूल फिर से खुल सकेगा। प्रयागराज में डेंगू का प्रकोप किस कदर लोगों को परेशान कर रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ डेंगू मरीजों की संख्या 900 के पार पहुंच चुकी है। अभी भी 23 मरीज विविध अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। इसके अलावा 27 ऐसे मरीज भी हैं जो कि अपने घर पर ही डॉक्टर की सलाह पर दवाइयां ले रहे हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। अगर मरने वालों की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक यह संख्या 6 है। हालांकि 10 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मरने वालों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 2 छात्र भी शामिल हैं। मंगलवार को नए डेंगू मरीजों की संख्या 19 रही, जबकि सोमवार को 40 डेंगू मरीज सामने आए थे। प्रयागराज के जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने संगम सभागार में डेंगू की रोकथाम और उपचार के संबंध में बैठक की थी। जिला विकास अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा है कि सभी खंड विकास अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों का भ्रमण करके निरीक्षण करते हुए जिन क्षेत्रों में बुखार से ज्यादा लोग प्रभावित हो उन क्षेत्रों की लिस्ट तैयार करके शाम तक उपलब्ध कराए। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर फॉगिंग, एंटी लार्वा का छिड़काव नियमित रूप से कराने और जहां पर ज्यादा संख्या में लोग बुखार से पीड़ित हो वहां पर विशेष रूप से छिड़काव कराए जाने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने मुख्य
चिकित्सा अधिकारी से कहा है कि जिन क्षेत्रों में बुखार से ज्यादा लोग पीड़ित हो उन क्षेत्रों में पैरासीटामोल माल दवा का वितरण कराए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित कराया जाए। कानपुर देहात में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया। अकबरपुर थाना के अंतर्गत लुटेरों ने एक महिला के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया और देखते ही देखते मौके से फरार हो गए। लूट की शिकार हुई महिला ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। कानपुर देहात ग्राम पचगावा पोस्ट विसायकपुर रनिया के रहने वाले अरुण ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि वह अपनी पत्नी रानू के साथ मोटरसाइकिल से अकबरपुर से रनिया वापस जा रहा था। अकबरपुर के जैनपुर के पास पीछे से तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार तेजी के साथ आए और देखते ही देखते पीछे बैठी पत्नी के गले में पड़े मंगलसूत्र को तोड़कर फरार हो गए। वह जब तक कुछ समझ पाता तब तक मोटरसाइकिल सवार लुटेरे काफी दूर निकल चुके थे। अरुण ने बताया कि घटना की जानकारी तत्काल उसने डायल 112 को दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार लुटेरों की आसपास तलाश करी लेकिन सफलता नहीं मिली। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। अकबरपुर सीओ प्रभात कुमार ने बताया कि दंपति माती से रनिया वापस जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में दो मोटरसाइकिल सवार ने पीछे से महिला के गले में पड़ी चेन तोड़कर भाग गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ करते हुए मोटरसाइकिल सवार की तलाश शुरू कर दी है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। हर चीज का भाव बढ़ गया है। दूध 5 रुपए से, सेब 30 रुपए से, पेट्रोल का भाव तो बीपी बढ़ा देता है। इस टॉमी का भी भाव बहुत बढ़ गया है। चिल माचा, शुक्र है रैपिडो ऑटो के भाव तो नहीं बढ़े। ऑटोज में सबसे किफायती और आपके घर तक भी बेस्ट प्राइस अश्योर्ड। फॉरगेट मीटर, एंजॉय एवरी किलोमीटर। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। अलीगढ़ में मंगलवार देर शाम तेज रफ्तार एक बस ने कई वाहनों को रौंद दिया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना टप्पल थाना इलाके के कुराना गांव की है। पंजाब नंबर की प्राइवेट बस हरियाणा के पलवल से अलीगढ़ के टप्पल की ओर जा रही थी। टप्पल के पास कुराना गांव में देवी जागरण में शामिल होने के लिए लोग पहुंचे थे। यहीं पलवल रोड के कुराना के पास यह हादसा हो गया। अनियंत्रित बस ने जागरण में शामिल होने आए कार सवार और बाइक सवार को टक्कर मार दी। थाना टप्पल क्षेत्र के कुराना गांव पर रोड किनारे खड़े एक मैजिक और 4 व्हील वाहनों और अन्य वाहनों में अनियंत्रित बस ने भी टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं वाहनों के पास खड़े 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मृतकों की पहचान मदनलाल, दिनेश, संतोष, अमर सिंह, जयप्रकाश के रूप में की है। घायलों की पहचान कुशल निवासी बजोता थाना टप्पल, सन्नी पुत्र महेश निवासी कुराना थाना टप्पल, बस चालक संजय पुत्र सुखराम निवासी बीजपुर थाना टप्पल के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार कुराना गांव के रहने वाले गौरव मुनेश के यहां माता रानी का जागरण का आयोजन था। जागरण के आयोजन के लिए मैजिक गाड़ी में जागरण पार्टी के कलाकार और अन्य मूर्तियां और अन्य सामान आया हुआ था। वही घटनास्थल पर ही गौरव के परिजन की बाइक और गाड़ियां खड़ी थी जिन्हें बस के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घटनास्थल पर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक्सीडेंट की घटना काफी जबरदस्त हुई। बस के चालक और परिचालक घटना के बाद मौके से फरार है।
एक्सीडेंट की सूचना इलाका पुलिस एम्बुलेंस को दी गई। सभी घायलों को इधर उधर उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है। वहीं पुराना गांव पर एक्सीडेंट के बाद पलवर रोड पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया। घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी 2 की मौत अस्पताल में हुई। कानपुर में डेंगू का हमला और तेज हो गया है। लगातार दूसरे दिन 30 और नए मरीज सामने आए हैं। इनमें से एक डॉक्टर भी है। 7 की हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि हेलेंट में अमन नामक मरीज के मुंह से ब्लीडिंग होने पर आईसीयू में भर्ती किया गया है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग से 6 और उर्सला अस्पताल से 24 मरीजों में से डेंगू संक्रमण की पुष्टि हुई है। 2 दिन में 60 केस आने से साफ है कि डेंगू ने पूरे शहर में पांव पसार लिए हैं। पहली बार 5 बच्चों में भी संक्रमण हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर प्रांजल मिश्रा, ज्ञानेंद्र सिंह, कृष्ण गुप्ता, लक्ष्मी, आद्या गुप्ता, रीना पाल, विनीत पाठक, सलमान, मोहम्मद सैफ समेत अन्य में डेंगू के संक्रमण मिला है। एसीएमओ डॉक्टर आरएन सिंह का कहना है कि जब ओपीडी में आ रहे मरीजों में भी डेंगू मिल रहा है। वहीं 24 घंटे में डेंगू मरीजों की प्लेटलेट्स 1 लाख तक गिर रही है। इसलिए शहर में आरडीपी और एसडीपी की मांग 4 गुना तक बढ़ गई है। डेंगू मरीजों में भारी इजाफा होने के कारण प्लेटलेट्स की मांग 5 गुना तक बढ़ी हुई है। डेंगू के केस बढ़ रहे हैं तो शहर में 23 ब्लड बैंकों में रोज 400 यूनिट प्लेटलेट्स की खपत हो गई है। हफ्ते भर पहले 250 से 300 यूनिट की खपत हो रही थी। एसडीपी की 30 यूनिट की मांग है, लेकिन एसडीपी की किट में कोई ब्लड बैंक 11 तक, कोई 13,000 रुपये तक चार्ज कर रहा है। पावन गंगा के मुखिया पवन त्रिवेदी ने बताया कि रोज एसडीपी की मांग आ रही है। उर्सला के सीएमएस डॉक्टर शैलेंद्र तिवारी ने माना कि अब डेंगू मरीजों की प्लेटलेट्स जल्द गिर रही है। मथुरा के वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पर खड़ी बस में आग लग गई। यहां हजारों श्रद्धालु अक्षय नवमी की परिक्रमा कर रहे थे। आग लगने के बाद परिक्रमा रोक दी गई है। अग्निकांड के वक्त बस में कोई सवारी नहीं थी। बस का ड्राइवर नहाने के लिए गया था। ऐसा माना जा रहा है कि बस में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर से 50 श्रद्धालु का एक ग्रुप सोमवार को मथुरा वृंदावन दर्शन के लिए आया हुआ था। श्रद्धालु एक धर्मशाला में रुक गए थे, जबकि बस को पास ही में परिक्रमा मार्ग पे खड़ा कर दिया गया था। परिक्रमा मार्ग में खड़ी बस में बुधवार को अचानक आग लग गई। अक्षय नवमी पर्व पर वृंदावन, मथुरा और गरुड़ गोविंद की 14 कोस की परिक्रमा लगती है। इस पर्व को लेकर वृंदावन में बाहरी वाहनों की नो एंट्री थी, लेकिन रात में यह बस किसी तरह शहर में आ गई और परिक्रमा मार्ग में जाकर खड़ी हो गई। इसको लेकर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। जाम के कारण दमकल को पहुंचने में समय लगा। अक्षय नवमी पर्व पर लग रही परिक्रमा के कारण शहर के बाहरी रास्तों पर जाम लगा हुआ है। यातायात पुलिस के बेतरतीब प्लान के कारण आपातकाल में शहर में घुसना या निकलना समस्या बन गया है। यही वजह रही कि दमकल की गाड़ी को पहुंचने में भी 1.5 से 2 घंटे लग गए। वृंदावन तीर्थ स्थली है, यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालु और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर फायर स्टेशन खोलने की मांग की जा रही है, लेकिन इसके लिए कहीं जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है। चीफ फायर ऑफिसर प्रमोद शर्मा ने बताया कि वह वृंदावन में जब तक फायर स्टेशन के लिए जगह नहीं मिलती तब तक वह दमकल की कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। इटावा में शासन के निर्देश पर 11 बिंदुओं पर मदरसों का सर्वे पूरा हो गया है। इसकी एक रिपोर्ट तैयार करके शासन को भेजी गई है। जिले में संचालित सभी मदरसों में 3 अधिकारियों की टीम गठित की गई थी। इसमें अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी और एसडीएम शामिल थे। सर्वे में 10 मदरसे बिना मान्यता के संचालित होते मिले थे, वहीं 19 मदरसे मान्यता प्राप्त संचालित होते मिले थे। दरअसल यूपी सरकार ने हर जिले में संचालित मदरसों का सर्वे करवाया है। इसमें मदरसों की व्यवस्था से लेकर शिक्षा की गुणवत्ता की जांच पड़ताल करवाई गई थी। बीते मंगलवार को मदरसों को लेकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के द्वारा एसडीएम के माध्यम से इसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित की गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि जिले में कुल 29
मदरसे संचालित है। इसमें से 19 मान्यता प्राप्त और 10 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। सैफई में 1, जसवंत नगर में 2, बर्थना में 1, ताखा में 1 और सदर नगर पालिका क्षेत्र में 5 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए। मदरसा संचालक तारिक सम्मी के मुताबिक 2017 से शासन की ओर से प्रदेश में किसी भी मदरसे को मान्यता नहीं दी गई है। अब जब मान्यता ही नहीं दी जा रही तो सर्वे किस कारण करवाया जा रहा है, यह समझ से बाहर है। अल्पसंख्यक कल्याण सतीश कुमार ने बताया कि शासन की ओर से सामान्य प्रक्रिया के तहत सर्वे करवाए गए थे। मदरसों का बिंदुवार विवरण मांगा गया है। इसमें किसी प्रकार की कार्रवाई जैसा कुछ भी नहीं है। फरीदाबाद कोरोना काल में करीब 2.5 साल से बंद बीके अस्पताल का भोजनालय एक बार फिर से शुरू हो गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इंसोनिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा शुरू किए गए इस भोजनालय की शुरुआत की। इसमें अस्पताल में जाने वाले गरीब मरीजों और उनके तीमारदारों को दोपहर में मुफ्त में खाना मिलेगा, जबकि अन्य के लिए प्रति प्लेट 10 रुपये चार्ज किया जाएगा। पहले इस भोजनालय को नवचेतना ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा था। ट्रस्ट के प्रधान सुरेंद्र कौशिक ने बताया कि सामान्य लोग को 10 रुपये में रोजाना सब्जी, दाल, रोटी और चावल मिलेगा। भोजनालय का समय सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक रखा गया है। उन्होंने बताया है कि अभी ट्रस्ट करीब 500 लोगों का भोजन उपलब्ध कराएगा। इसके बाद जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या 1000 प्रतिदिन कर दी जाएगी। इस ट्रस्ट में नगर निगम और अन्य विभागों से रिटायर कई अधिकारी भी जुड़े हैं। उद्घाटन मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि शहर में देने वालों की कोई कमी नहीं है। उम्मीद है कि गरीबों की सेवा के लिए खोला गया यह भोजनालय बंद नहीं होगा। इस मौके पर विधायक सीमा तिखरा, सीएम के मीडिया सलाहकार अजय गौड़, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष रमेश बंसल, एसके मित्तल, सुरेश शर्मा, धर्म सिंह, आरडी शर्मा समेत अन्य सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।